अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ 12th क्लास एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। माइग्रेशन चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे माइग्रेशन कौन सी होती है, माइग्रेशन का कारण क्या होता है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है माइग्रेशन का। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से जो आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, माइग्रेशन होती क्या है। माइग्रेशन क्या है? जब लोग इधर उधर जाते हैं, जैसे हमारे देश में लोग बाहर से आ रहे हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन हो रहा है। हम कहीं जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। इस जो चीज़ है इधर उधर जाना, लोगों का हमारी कंट्री में आना, बाहर जाना, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। और माइग्रेशन की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? सेंसस से मिलती है हमें माइग्रेशन। सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। जो पहला सेंसस, जैसे मैंने पहले चैप्टर में बताया था, 1872 में हुआ था, 1872 में। लेकिन जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, जो प्लेस ऑफ बर्थ का जो कंपोनेंट लिया था उन्होंने। 1881 में उन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ को लिया था। प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने माइग्रेशन को चेक किया था। प्लेस ऑफ बर्थ क्या होता है हम आगे देखेंगे। उसके बाद जब 1961 का सेंसस हुआ तो उन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ तो रखा ही रखा, लेकिन एक फैक्टर और डाल दिया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जैसे विलेज, टाउन एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। मतलब दूसरा ये फैक्टर के इस दोनों फैक्टर्स के बेस पे माइग्रेशन को चेक किया जाएगा सेंसस में 1961 में। 1971 में उन्होंने क्या किया, एक और फैक्टर डाला कि अब देखा जाएगा कि भाई कोई बंदा है, वो लास्ट उसका प्लेस कौन सा था जहां पे वो रहा है, ठीक है, लास्ट रेजिडेंस कौन सी थी। तो ये देखिए, पहला जो सेंसस 1881 में हुआ जिसमें सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ देखा गया। 1961 में प्लेस ऑफ बर्थ तो देखा ही देखा गया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखा गया। 1971 में वो दोनों फैक्टर तो थे ही थे, लेकिन जो तीसरा फैक्टर था वो देखा गया, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, वो देखा गया। अब ये होता क्या है, ये एक्सप्लेन किया गया 2001 का जब सेंसस हुआ। अब प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंसेस, ये किसको बोलते हैं? प्लेस ऑफ बर्थ क्या बोलते हैं? मान लो आप यूपी में पैदा हुए और मान लो आप स्टडी करने के लिए या फिर आप जॉब करने के लिए बिहार चले गए, ठीक है। और जो माइग्रेशन था, सेंसस था, काउंटिंग थी, वो शुरू होगी बिहार में। तो आपकी काउंटिंग तो बिहार में ही हुई। तो इस सेंसस को बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ सेंसस। जो इनैमोरेशन हुआ वो तो बिहार में ही हो गया, जो काउंटिंग हुई। तो आपका बर्थ प्लेस कुछ और था, जो प्लेस ऑफ बर्थ था वो डिफरेंट था, जो आपका प्लेस ऑफ इनैमोरेशन मतलब यहाँ पे काउंटिंग हुई, जहाँ पर काउंटिंग हुई उससे अलग था। इस जो माइग्रेशन देखी जाती है इस तरह से, उसको बोला जाता है प्लेस ऑफ बर्थ। जो दूसरी होती है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मान लो आप यूपी में पैदा हुए, बिहार में स्टडी करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए चले गए, लेकिन वहां से आप बिहार से कहीं घूमने फिरने के लिए चले गए, मान लो आप शिमला गए, कहीं भी गए। तो मान लो जब आप शिमला गए या कहीं और गए तो वहां पे इनैमोरेशन शुरू हो गया, काउंटिंग शुरू हो गई, माइग्रेशन चेक करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो माइग्रेशन देखी जाती है उसको बोला जाता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। आपको ये देखना है कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो माइग्रेशन चेक की गई थी वो प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग चेक की गई थी, ठीक है। हमने ये देखा कि माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन को सेंसस के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर, 2001 के अकॉर्डिंग दो ही सेंसस थे, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब देखेंगे स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। अब जैसे सबको पता है माइग्रेशन दो ही तरह की होती है। मान लो हम यूपी से बिहार जा रहे हैं, मान लो ये होगी हमारे स्टेट में ही माइग्रेशन हो गई। और एक है मान लो यूपी से यूपी में किसी मान लो रूरल एरिया से अर्बन में जा रहे हैं, अर्बन में रूरल में जा रहे हैं, तो ऐसी माइग्रेशन। तो माइग्रेशन दो तरह की होती है, एक माइग्रेशन इंटरनल माइग्रेशन होती है, दूसरी इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल जो हमारी कंट्री के अंदर होगी, तो इंटरनेशनल जो हमारी कंट्री के बाहर होगी, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ इंडिया। अब जो इंटरनल माइग्रेशन है वो चार तरह की होती है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, जैसे रूरल से रूरल, अर्बन से रूरल, रूरल से अर्बन, या फिर एक अर्बन से अर्बन, ठीक है। तो जब सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखी गई है लड़कियों की, किन वजह से देखी गई है? जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन लड़कियों की देखी गई है वो रूरल से रूरल में देखी गई है। क्यों? क्योंकि मैरिज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है उनकी माइग्रेशन के पीछे।
क्योंकि क्या देखते हैं, एक लड़की की मैरिज साथ के विलेज में की जाती है, रूरल से रूरल में। तो ज़्यादातर जो माइग्रेशन लड़कियों की वो रूरल से रूरल में देखी गई है, और व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड दिस, दैट इज मैरिज, मैरिज के लिए की गई है। इसके बाद जो आदमी है, जो मेन है, उनकी माइग्रेशन जो है रूरल से अर्बन एरिया में ज़्यादा देखी गई है। वो क्यों? क्योंकि देखो, अब हम रूरल में रह रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, तो अर्बन एरिया में हमें ज़्यादा मिलती है। तो इसी कारण जो आदमी लोगों की जो मिलती है माइग्रेशन, वो रूरल से अर्बन में ज़्यादा मिलती है। इसका एक कारण ये था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक कॉज है, वो है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वर्क के लिए वो जाती हैं। तो ये हो गया माइग्रेशन के टाइप। जो इंटरनल माइग्रेशन 4 तरह की होती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन 2 तरह की हो सकती है। एक, हमारी कंट्री में कोई आ रहा है, एक हमारी कंट्री से कोई जा रहा है। हमारी कंट्री से जो आए हैं हमारी कंट्री में, वो पाकिस्तान, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 96% जो लोग हैं हमारी नेबरिंग कंट्री में से आए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोग हैं, फिर पाकिस्तान के, फिर नेपाल के। आपको ये 3 याद रखने हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन 3 कंट्रीज के, नेबरिंग कंट्रीज से जो लोग हैं वो हमारे देश में आए हैं। अब हमारे देश में आए तो हैं, लेकिन हमारे देश में से गए भी तो होंगे। तो 20 मिलियन जो लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा किसको बोलते हैं? जो लोग इंडिया के बाहर जा चुके हैं, बाहर के कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको बोला जाता है इंडियन डायस्पोरा। तो 110 कंट्रीज में वो स्प्रेड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हाँ, एक चीज बताना भूल गई मैं। अब जो हमारी कंट्री में से लोग बाहर गए हैं, ठीक है, 20 मिलियन लोग जा चुके हैं, 110 कंट्रीज में जा चुके हैं। अब ये क्या कारण थे? यहाँ पे दिया गया इसका कारण, इंडियन डायस्पोरा। देखो, अब इतने लोग फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, उनके 3 फेजेस में जो लोग इंडिया से बाहर गए हैं, उनके अलग अलग कारण थे। पहला फेज कॉलोनियल, जो कॉलोनियल पीरियड था हमारा, ब्रिटिश रूल था, जब पुर्तगाल इंडिया में, यूरोपियन इंडिया में आए, तो उन्होंने इंडिया के लोगों को स्लेव बना के साउथ अफ्रीका में लेके गए, मॉरिशस आइलैंड में लेके गए, फिजी में लेके गए, रीयूनियन आइलैंड में लेके गए, ताकि उनसे लेबर करवाई जा सके। इंडेंटर्ड लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं ना लेबर, इनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इनकी कंडीशन स्लेव से भी बुरी कंडीशन थी। तो जो पहला फेज था, वो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूरोपियन लोग आए, जैसे गोवा दमन दीव से लेके गए, अंगोला लेके गए, मोजम्बिक लेके गए, तो लोगों को उठाया और उनको वहां पे लेके गए ताकि उनसे लेबर करवाई जा सके। उन लेबरर की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सेकंड फेज कौन सा फेज आता है? सेकंड फेज, जैसे हमारे जो प्रोफेशनल है, आर्टिसंस है, ट्रेडर है, फैक्ट्री वर्कर है, वो अपॉर्चुनिटी की खोज में खुद गए। किन कंट्रीज में? थाईलैंड। देखो, वेस्ट की कंट्रीज में अभी तक कोई नहीं गया, सेकंड फेज में भी नहीं गया। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी, अफ्रीका, यहाँ पे गए। तो जो ये कंट्रीज है, साउथ ईस्ट कंट्रीज में गए, ठीक है। तो वो अपनी इच्छा से गए, अपॉर्चुनिटी की खोज में गए, ताकि अच्छा जो है ले सके। तो इसीलिए गए। जो थर्ड फेज आ, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई, एजुकेशन पर्पज से कोई फॉरेन चला गया, जैसे वेस्ट कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इन कंट्रीज में वेस्ट में गए। उनका ये कारण था, जैसे ये जो माइग्रेशन थी ना लोगों की, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया पर्सन, ये सब गए। उन कंट्रीज में अच्छी अपॉर्चुनिटी, हाई एजुकेशन के लिए, हाई अर्निंग के लिए, प्रॉस्पेरिंग ग्रुप था जो, तो वहाँ पे गए। तो जो ये डायस्पोरा है हमारा, जो हमने यहाँ पे देखा, जो 20 मिलियन लोग इंडियन डायस्पोरा हमारा है 110 कंट्रीज में, वो अलग अलग रीजन से गए थे। पहला फेज में कॉलोनियल लेके गए, ब्रिटिश लेके गए। दूसरा फेज अपॉर्चुनिटी, छोटे छोटे जो प्रोफेशनल्स है। तीसरा जो था, वो हमारा एक जो एक एजुकेटेड क्लास थी, वो गई एक हाई एजुकेटेड गेन करने के लिए, हाईली अर्न करने के लिए फॉरेन में गई। अब इस चैप्टर में कारण क्या क्या कारण थे माइग्रेशन के? अब 2 ही कारण होते हैं। अगर हम देखें
तो हम क्यों कहीं माइग्रेट करेंगे? एक हमारे लिए पुश फैक्टर होता है, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ का हमें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, या फिर हमें पानी या कोई ऐसा मान लो लैंड ही है फर्टाइल नहीं है, तो वो हमारे लिए पुश फैक्टर हो जाता है। पुल फैक्टर, जिस एरिया में हम जा रहे हैं उस एरिया में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और जहाँ से हम अच्छा कमा लेते हैं, वो हमारे लिए पुल फैक्टर हो जाता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है कि हमें उस वहाँ पे जाना है और हमें वहाँ पे अच्छा वेज लेनी है, ठीक है। तो वो पुल फैक्टर हुआ। पुश फैक्टर जैसे आप मान लो ड्रॉट है, किसी एरिया में फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक ज़्यादा आ रहा है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो क्या क्या दिया गया है। और इस चैप्टर में बेसिकली अब इस चैप्टर में क्या दिया गया है? इस चैप्टर में बोला गया है, अब माइग्रेशन के लिए दो फैक्टर, एक पुश फैक्टर एक पुल फैक्टर, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन के लिए। अब माइग्रेशन तो हो गई, माइग्रेशन के कारण क्या, माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया गया है, जिससे यहाँ पे हाँ, अब इन्होंने बोला है इट कैन बी सीन दैट रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। अब मेल के अलग है, फीमेल लोगों के अलग है, ठीक है, माइग्रेशन के। क्यों? क्योंकि जो मेल लोग हैं वो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? 38% जो मेल माइग्रेट कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, वर्क के लिए कर रहे हैं। ओनली 3% मेल है जो मैरिज के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड देखें तो 65% फीमेल्स हैं जो मैरिज के लिए माइग्रेट कर रही है, और 2% जो फीमेल है जो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करिए। अब माइग्रेट के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? काफ़ी इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होते हैं। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मान लो आप हमारा जैसे जैसे हमने पहले भी बताया, हमारा इंडियन डायस्पोरा है, इतना लोग हमारे फॉरेन में रह रहे हैं, उन्हें रेमिटेंस मिलता है, और जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। हमारा जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो डेवलप होता है। इन 2002 के अकॉर्डिंग जो 11 बिलियन जो लोग हैं उन्होंने रेमिटेंस को रिसीव किया था। पंजाब, केरला, तमिलनाडु जो ये स्टेट्स है जो हाई लेवल पे जो यहाँ से माइग्रेंट गए हुए हैं वो रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं। तो रेमिटेंस से हम क्या करते हैं? हमारे एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारे चिल्ड्रन की एजुकेशन है, एग्रीकल्चर इनपुट है, इन सब चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट देखो, मान लो एक कंट्री से कुछ लोग उठ के दूसरे एरिया में जा रहे हैं, कंट्री के नहीं इंडिया की बात करते हैं, मान लो यूपी से बिहार में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? मान लो मेल और फीमेल की पॉपुलेशन होती है ना, वो उनका जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं पे मेल ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पे फीमेल ज़्यादा हो जाते हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है हमारा वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। सोशल कंसेंसस क्या होते हैं? आप किसी एरिया में जा रहे हैं, मानो एक तो देखो माइग्रेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि आपका भी एक अपना कल्चर है। जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ पे आप अपने कल्चर को प्रोपागेट कर रहे हो, अच्छी बात है, वहाँ पे लोगों के साथ मर्ज हो रहे हो। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है आप किसी ऐसी एरिया में चले जाते हैं, उनका एनवायरनमेंट, उनका कल्चर आपको सूट ही नहीं करता, तो वहाँ भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो कई तरह के क्राइम को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। एनवायरमेंट कंसेंसस कौन से होते हैं? मान लो हम नॉर्मली लोग किस एरिया में जाते हैं? अर्बन एरिया में। रूरल से अर्बन में ही जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वर्क की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, सैनिटेशन, काफ़ी फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब मान लो कितने लोग वहाँ पे जाएंगे, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा, और डायरेक्टली उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। हमारा हवा पानी वो पोल्यूट हो जाएगा। तो ये कारण थे माइग्रेशन के, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली दो तीन चीज़ें ही हैं। माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन किन किन फैक्टर्स पे ली जाती है, और माइग्रेशन के कारण क्या थे, माइग्रेशन होती कौन कौन सी है, और माइग्रेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं। अगर किसी एरिया में कोई माइग्रेट हो रहा है उसके इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।